चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेकंड सेक्शन पर, यानी कि डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। ये मूवमेंट जो था वो डिफरेंट स्ट्रैंड्स यानी कि अलग अलग हिस्सों में इंडिया के वो किस तरह से फैला उसके बारे में। तो इस सेक्शन में मेनली हम लोगों को क्या पढ़ना है कि टाउन्स में किस तरह से फैला, कंट्री साइड में किस तरह से फैला फैला ट्राइबल कम्युनिटीज में किस तरह से वाइड स्प्रेड हुआ, और प्लांटेशन वर्कर्स के बीच में ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो किस तरह से वाइड स्प्रेड होता है। तो चलिए पहला जो लाइन है आपका, वो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि व्हेन वाज खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज बिगिन इन इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, जनवरी 1921। तो याद रखिएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट होता है, 1921। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट होता है, 1921। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट होता है, 1921। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी की थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो किस तरह से खिलाफत मूवमेंट के साथ ज्वाइन करता है। तो आज हम लोग चलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखते हैं हम लोग कि टाउन्स में किस तरह से अनफोल्ड होता है। तो क्वेश्चन आपको पूछता है हाउ डिड द एनसीएम अनफोल्ड इन टाउन्स। एनसीएम जो था वो अनफोल्ड कैसे हुआ, कैसे टाउन्स में वो फैला। चलिए आइए देखते हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। मूवमेंट की स्टार्टिंग किससे होती है, तो मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अब देखिए कहीं भी कोई भी रिवोल्यूशन मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से ही हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है, मिडिल क्लास पर। सपोज कीजिए कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर अंबानी से कोई पूछता है कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ गए आपका क्या कहना है, तो वो क्या कहेगा कि आई डोंट नो, आई डोंट केयर। ठीक, अगर वही टेम्पल के नीचे बैठे वाला जो भिखारी है, जो बेगर है, उससे अगर कोई पूछे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए आपका क्या कहना है, तो वो क्या आंसर देगा आपको, क्या आंसर देगा, उसके आंसर्स क्या होंगे, उसके आंसर यही होंगे ना कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मीन्स सबसे हायर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे लोअर उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको फर्क पड़ता है, मिडिल क्लास को। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्टिंग पहला पॉइंट क्या था हमारा, द मोमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज। सेकंड क्या था, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स। आप सिर्फ लिख के मत आना कि लेफ्ट देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट किसकी थी, ब्रिटिश की थी। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड, लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वाज पिकेटेड, फॉरेन क्लॉथ्स बर्न इन ह्यूज बोनफायर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। हेडमास्टर, स्टूडेंट्स तो छोड़ दिए अपने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स। हेडमास्टर एंड टीचर्स क्या किया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स जो थे वो अपने जो भी लीगल प्रैक्टिसेस करते थे उसको छोड़ दिया। अब देखिए लॉयर्स एंड डॉक्टर्स इन सभी के प्रैक्टिसेस होते हैं, जॉब नहीं होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता है, तो डॉक्टर्स भी हमेशा स्टडी करते हैं, नए नए तरीके की बीमारी वगैरह आती रहती है, उसी तरह से नए नए तरह के क्लॉज, एक्ट, आर्टिकल्स, लॉ बनते रहते हैं। तो लॉयर्स को भी उसी तरह से अपना प्रैक्टिस करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। दैट्स वाई यहाँ दिया है प्रैक्टिसेस। तो लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। फॉरेन गुड्स वाज बॉयकॉटेड। अब जितने भी विदेशी चीज आ रही थी, फॉरेन मिल्क क्लॉथ्स जो थी उसको बॉयकॉट करने की बात की इसमें। लिकर शॉप्स वाज पिकेटेड, लिकर शॉप्स को चारों तरफ से घेराबंदी करके उसको बंद करने की कोशिश की गई। और फॉरेन क्लॉथ्स बर्न इन ह्यूज बोन फायर, और बहुत बड़े आग में। बोन फायर आप समझ सकते हो कि होलिका दहन के टाइम में जो बहुत बड़ा आग होता है, तो उसको हम लोग बोन फायर कहते हैं। तो फॉरेन क्लॉथ्स को उसी तरह की आग में फेंका जाने लगा हर जगह से ले लेके। ठीक है, तो ये था आपका हाउ डिड द एनसीएम अनफोल्ड इन टाउन्स। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं व्हाई द एनसीएम फेल्ड अर्ली इन टाउन्स। इससे पहले हम लोग पढ़े थे व्हाई हाउ डिड एनसीएम अनफोल्ड अर्ली इन टाउन्स। तो देखिए अनफोल्ड हो गया, फैल गया चारों तरफ, लेकिन बहुत तेजी से फेल्ड भी हो गया। क्या कॉज थे इसकी, तो तीन कॉज आपको बताते हैं। एक नंबर या दो नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा नहीं है। तो पहला पॉइंट देखिए इसका, खादी वाज टू मच एक्सपेंसिव देन द ब्रिटिश प्रोड्यूस मिल क्लॉथ। ठीक है, खादी जो था वो ब्रिटिश मिल क्लॉथ्स जो थे, ठीक है, ब्रिटिश के मिल से जो क्लॉथ आए उससे बहुत ज्यादा महंगे थे। दूसरा, ठीक है, क्योंकि फॉरेन गुड्स जो थे उन लोगों को हम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था, तो हम लोगों को क्या चाहिए था, खादी। और खादी जो था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, पुअर पीपल इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, खरीद ही नहीं सकते थे। अब स्टूडेंट्स, टीचर्स, हेडमास्टर ये सब के सब अपने जॉब छोड़ दिए, ठीक है, या लेफ्ट कर दिए स्कूल्स वगैरह। तो उनको क्या चाहिए था, इंडियन इंस्टीट्यूशन चाहिए था, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन। उसकी नंबर्स बहुत कम थी, नॉट सफिशिएंट नंबर्स। ठीक है, तो उसी का लिखा है आपको थर्ड वन,
For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British rules। अब भाई अब हम लोग देखते हैं 2.2 यानी कि रिबेलियन इन द कंट्री साइड। ठीक है, टाउन्स में देख लिया, अब गांव देहात में कैसे हुआ। देखिए इस सेक्शन से मेनली यही दो क्वेश्चंस आपको जानने का बहुत ज्यादा नीड है। यही क्वेश्चन पूछता है, वो भी एमसीक्यू 1 नंबर, उससे ज्यादा ये नहीं पूछता है। ठीक है, तो पहला है बाबा रामचंद्र, वो देख लीजिए। बाबा रामचंद्र कौन थे? हु वाज बाबा रामचंद्र? तो ये आपका आंसर हो जाएगा A सन्यासी who had earlier been to Fiji as a indentured labor। अच्छा, indentured labor क्या होता है? तो घुमंतु लोग जो जा जा करके डेली बेसिस पर वर्क करते हैं, डेली वेजेस पर, उनको इंडेंजर्ड लेबर कहते हैं। तो एक सन्यासी थे फीजी के। ठीक है, चलिए अब जो बाबा रामचंद्र जो कंट्री साइड में मूवमेंट हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था, क्या कॉज था, वो देख लीजिए। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट द तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स। ये मूवमेंट जो था वो किसके अगेंस्ट था? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। डिमांड क्या थी? तो जो एक्स्ट्रा हाई रेंट जो पे हो रहा है, द डिमांडेड फ्रॉम द प्रॉबिटेंटली हाई रेंट एंड द वैरायटी ऑफ अदर केसेस। ठीक है, तो एक तो हाई रेंट पर था और भी बहुत सारे कॉजेस थे। ठीक है, बहुत सारे कारण थे, कारक थे। केसेस मतलब यहाँ कारण है, कारक है। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट कॉजेस थे जो कि इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया। तो आप ये एक और क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू का, हु वाज द लीडर ऑफ कंट्री साइड? तो आंसर क्या हो जाएगा? बाबा रामचंद्र इन इंडिया, एब्सोल्युटली। चलिए अब दूसरा आता है औध किसान सभा। तो अक्टूबर में इसका सेटअप हुआ था, डेट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो देखिए हु सेटअप द औध किसान सभा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, तो औध किसान सभा वाज सेटअप ऑफ हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। कभी भी आप बाबा रामचंद्र जवाहरलाल नेहरू लिख करके नहीं आइएगा, हमेशा लिखिएगा जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। फ्यू अदर्स में बहुत सारे लोग थे, उनका नाम मेंशन सबके किताब में नहीं दिया है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये लाइन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए विद इन अ मंथ 300 डिफरेंट ब्रांचेस हैड टू सेट अप इन द विलेजेस। ठीक है, और एक मंथ के अंदर अंदर ही औध किसान सभा के कितने ब्रांचेस सेटअप हो गए? 300 से भी ज्यादा सेटअप विलेजेस में हो गए। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं मूवमेंट इन ट्राइबल्स पे। तो ट्राइबल सेक्शन में जो ट्राइबल सेक्शंस थे उनमें मूवमेंट जो था वो किस तरह से वाइड स्प्रेड, जैसे कि नेम है ट्राइबल, ट्राइबल लोग कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। ठीक है, अब देखिए पहला जो क्वेश्चन इसका आता है, हाउ द एनसीएम अनफोल्ड इन हील्स अमंग द ट्राइबल्स। अब अनफोल्ड कैसे हुआ हिली पीपल्स में और ट्राइबल्स के बीच में, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो देखिए। एनसीएम अमंग द ट्राइबल्स स्टार्टेड इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ये मूवमेंट स्टार्टिंग कहां से हुआ था? तो गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी 3 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन होता है, सो इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ये ओन वर्ड्स में आंसर है तो आप ओन वर्ड्स में ही दीजिए आंसर्स। स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। अब मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले मिलिटेंट वर्ड देख लीजिए। ठीक है, अब कंट्री के अंदर अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट वगैरह, वायलेंस प्रोटेस्ट वगैरह करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिलिटेंट। एज फॉर एग्जांपल कश्मीर में जो इंडियन आर्मी पर लोग पत्थर वगैरह फेंकते हैं, तो वो जो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं वो क्या कहलाएंगे? मिलिटेंट। डन। गुरिल्ला, अब गुरिल्ला वॉरफेयर या गुरिल्ला मूवमेंट जो था वो क्या होता था कि जंगलों में लोग छुपे रहते थे, अचानक से ब्रिटिश ऑफिसर्स पर वॉर किए और उनके सारे वेपन्स वगैरह लेकर के फिर से जंगलों में छिप जाते हैं। और बीइंग ब्रिटिशर्स, ठीक है, दे वर अनअवेयर इन फॉरेस्ट। अब ब्रिटिश होने के वजह से, ब्रिटिशर्स होने की वजह से उनको फॉरेस्ट के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज था नहीं, तो वो कुछ दूर तो उनका पीछा करते, उसके बाद वो लोग भूल जाते कि किधर जाना है किधर, तो वो वापस लौट जाते। तो ये था आपका। तो स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर। उसके बाद है ब्रिटिश हैड क्लोज्ड। अब क्या किया ब्रिटिश ने? ब्रिटिश हैड क्लोज्ड लार्ज एरिया इन द फॉरेस्ट लैंड प्रिवेंटिंग द ट्राइबल पीपल्स टू एंटर इनटू इट। अब देखिए मेन तो ट्राइबल कम्युनिटी पूरी तरह से डिपेंडेंट था फॉरेस्ट पर। अब ब्रिटिश ने रूल नहीं कर, एक लार्ज सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड को ब्रिटिश जो था वो प्रिवेंट कर दिया कि नहीं जाना है अब अंदर। ठीक है, अब ट्राइबल पीपल्स क्या हो गए? इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। इट कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द ट्राइबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। देखिएगा ये पॉइंट जो है ये सब में चलता जाएगा, अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये आपका आखिरी पॉइंट है। इट कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द ट्राइबल्स, इट कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द इंडियंस। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे करेंगे देखते रहेंगे, ये आखिरी पॉइंट हमारा हमेशा रहेगा। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे पाते हैं, कम्युनिटीज पढ़ रहे थे,
तो चलिए उसका आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उसने प्रिवेंट करना स्टार्ट कर दिया कि अब ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकती हैं, ठीक है। अब उसके एक नए लीडर उभर के आए जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। तो ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन द टाइम ऑफ एनसीएम। तो आपका आंसर क्या होगा, अलूरी सीताराम राजू। अब आइए इस पर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट नोट्स ऑफ अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया, नहीं तो ये आपको नहीं पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। देखिए सबसे पहला देखिए, अलूरी सीताराम राजू वाज ए इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अलूरी सीताराम राजू क्या था, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। ही लीड द एनसीएम अमंग द ट्राइबल्स इन गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। उन्होंने वो लीड कर रहे थे, लीडर थे एनसीएम का इन ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, क्योंकि जो एनसीएम थी वो स्टार्टिंग कहां से हुई है, गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश से। He claimed that he had a variety of special power. वो अलूरी सीताराम राजू हमेशा क्लेम करता था कि उसके पास वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर है। He could make a correct astrological prediction. ठीक है, वो क्या कर सकता था, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शन जो था वो एकदम करेक्ट कर सकता था, ठीक है, भविष्यवाणी कर सकता था। He lead a heal people, किसी को कुछ भी दुख दर्द है उसको कंप्लीट कर सकता था। He could even survive a bullet shot, यानी कि गोली भी मारो तो उसको कुछ नहीं हो सकता था, ठीक है। राजू वॉज इंस्पायर्ड ऑफ द महात्मा गांधी ऑन हिज एनसीएम। महात्मा गांधी जो था वो बहुत ज्यादा महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। कौन, अलूरी सीताराम राजू, स्पेशली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। ही परस्यूड द हील्स पीपल टू वियर खादी एंड टू गिव अप देयर ड्रिंकिंग प्रैक्टिसेस। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताते कि आप जो है वो खादी को वियर करो, ठीक है, खादी पहनो, और ड्रिंकिंग प्रैक्टिसेस जो है उसको गिव अप कर दो, छोड़ दो। बट राजू एट द सेम टाइम बिलीव्स that Swaraj could be achieved only through the use of violence. But at the same time राजू का बिलीव क्या था कि स्वराज हम लोगों को वायलेंस के साथ ही मिल सकती है, नॉन वायलेंस यानी कि जो सत्याग्रह वगैरह है इससे हम लोग को स्वराज नहीं मिल सकती, ठीक है। एट लास्टली क्या होता है, राजू को कैप्चर किया जाता है, एक्सक्यूटेड किया जाता है, और ओवरनाइट राजू जो होता है वो क्या हो जाता है, बिकेम अ फोक स्टार। एक बहुत बड़ा पेट्रोटिज्म या हीरोइज्म, इसको हीरो बना दिया जाता है। तो आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरे सेक्शन का आखिरी टॉपिक पर हम लोग आ गए हैं। तो ये है आपका 2.3 स्वराज इन प्लांटेशन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ट्राइबल कम्युनिटीज, उससे पहले पढ़ा कंट्री साइड, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा टाउन्स, ठीक है। सब जगह स्टार्ट तो बहुत जोश के साथ हुआ लेकिन एंड उतना ही जल्दी हो गया। अब देखिए यहाँ प्लांटेशन वर्कर्स के साथ क्या हुआ। अब इसका जो क्वेश्चन बनता है हमारा, हाउ डिड द प्लांटेशन वर्कर्स कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 3 नंबर के लिए दोस्तों पूछता है, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। देखिएगा कभी कभी इसको ना पूछ करके बोलेगा शॉर्ट नोट्स ऑफ द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, तो आंसर सेम है आपका। ये सारा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू ही हुआ था और इसका कॉज भी इसमें दिया हुआ है। तो देखिए अब जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 जो पास हुआ उसमें क्या था, द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। अब प्लांटेशन वर्कर्स जो थे वो टी गार्डन को विदाउट परमिशन बाहर नहीं निकल सकते थे, ठीक है, लीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते थे। सेकेंड टॉपिक देखिए, सेकेंड पॉइंट, व्हेन दे हर्ड ऑफ द एनसीएम थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द ऑथोरिटीज एंड लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, ठीक है। जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो थे वो डिफाइड कर गए, यानी कि अनदेखा कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, और वो क्या कर गए, प्लांटेशन एरिया से वो लोग अपने घर की तरफ निकल गए। आगे देखिए, they believe the Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village। अब उनका मानना यह था कि गांधीयन राज आ गया, गांधी जी का रूल आ गया है, अब वो जब विलेज पहुंचेंगे तो हर एक आदमी को अपना लैंड वहां मिलेगा एग्रीकल्चर करने के लिए। However, they never reach their destination। जबकि वो अपने डेस्टिनेशन जहां उनको जाना था, जो विलेज का एरिया था जहां वो पहुंचना चाहते थे, वहां वो कभी पहुंच नहीं पाए, क्योंकि बीच में पुलिस उनको कॉट कर लेती है। रेलवे या स्ट्रीमर्स का तो स्ट्राइक ही चल रहा था, तो वहां पर वो जाते हैं, खड़े रहते हैं, पुलिस उनको पकड़ती है
कॉट करती है और पुलिस वाले उनको ब्रूटली बिटेन अप, उनको बुरी तरह से मारते हैं और फिर घसीट के प्लांटेशन वर्कर्स में ले आते हैं। आखिरी पेज में इमेज के जस्ट नीचे, इमेज जो है वो चौरी चौरा का है और इमेज के जस्ट नीचे कि स्लोगन पूछता है कि महात्मा गांधी हु स्टार्टेड द स्लोगन ऑफ स्वतंत्र भारत, तो आंसर होगा आपका एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका।